हेलो एवरीवन, स्टडी आंतम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग अपनी ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास 13 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ में आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये 12 के 12 क्लासेस। ठीक है, तो ये आपको सारे क्लासेस एक बार देखने हैं और इसको आपको रिवीजन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें देखे थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इसके अलावा स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ओके, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो काफ़ी इंडेक्स और रिपोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज जो इसमें हम लोग पहली जो इसमें करंट अफेयर्स को कवर करेंगे वो है नीति आयोग रिपोर्ट ऑन सी वीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो सी वीड होता है, सी वीड वैल्यू चेन, तो ये जो सी वीड होता है ये काफ़ी मतलब इसका जो अमाउंट होता है, मतलब इसको काफ़ी महंगा ये बिकता है और इसका जो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। तो इसी में इंडिया को भी प्रमोट करना है अपना सीवीड कल्टीवेशन, और इसी के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी अपनी अपना सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ जो कोरिया है इसने अभी टॉप किया है, मतलब ये टॉप एक्सपोर्टर है सीवीड का, और इसका अराउंड 30% शेयर जो है वर्ल्ड में को रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है। ओके, और चाइना जो है वो इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ऑफ सीवीड, ये भी 30% है, लेकिन ये इंपोर्ट के केस में है। ठीक है, तो चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें इसमें बस याद रखनी है। नेक्स्ट है अपना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और इसी को अभी स्टेट ने नोटिफाई किया है, मतलब कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि इसको notify that the Guru Ghasidas Timor Pingla Tiger Reserve in the state where the stripped predators have vanished from many protected areas. ओके, इसमें क्या है कि जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व है, तो इसमें कई सारे जो टाइगर्स हैं उनको मतलब वो गायब हो गए हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, तो ये जो प्रपोज्ड टाइगर रिज़र्व है इसी को आगे The proposed tiger reserve having its contiguity to Udanti Shidanti Tiger Reserve is spread over this. It is a छत्तीसगढ़ फोर्थ टाइगर रिज़र्व। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का फोर्थ टाइगर रिज़र्व यहाँ पे बनने वाला है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें इन प्रेडेटर्स को, इन टाइगर्स को। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइगर रिज़र्व आपको याद रखना है कहाँ पे होगा, और अभी करेंटली इंडिया में 55 टाइगर रिज़र्व हैं। ठीक है, और ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व भी बनेगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से टाइगर रिज़र्व हैं, एक है इंद्रावती, एक है उड़ांती शितांदी और एक है अचानक मार। ठीक है, ये 3 टाइगर रिज़र्व आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, और ये जो गुरु घासीदास है ये फोर्थ टाइगर रिज़र्व बनाया गया है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें टाइगर को। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इसको आप ज़रूर मार्क करके जाइएगा और ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का फोर्थ है, और इंडिया में अभी तक 55 टाइगर रिज़र्व बन गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद एक कुछ और इसमें देख लेते हैं। इसकी लोकेशन यहाँ कहाँ पे बता रहा है, ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर कर रहा है, और इट इज़ नेम्ड आफ्टर तमोर हिल एंड पिंगला नाला। ठीक है, तो इन दोनों के नाम पे ये है, तमोर हिल और पिंगला नाला के नाम पे है, और ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर करता है। ओके, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 2 रिवर आप याद रखिएगा कि ये 2 रिवर कहाँ पे है, ये दोनों रिवर आपके महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस 2 रिवर्स को अभी अप्रूव किया है रिवर लिंकिंग के लिए। ठीक है, ओके, बस इसमें आप इतनी चीज़ें याद रखिए, ये 2 रिवर कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, वेन गंगा और नल गंगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग SDGs नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024।
ठीक है। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट ये किस चीज़ के ऊपर है, ये एसडीजीज़ के ऊपर है। ठीक है, एसडीजीज़ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें इंडिया के जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर क्या क्या काम हुआ है, यही चीज़ इसमें बताया जाता है। तो ये इंडिकेटर का इसमें क्या क्या चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो 18th स्टैटिस्टिक्स डे के दिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको अभी रिलीज़ किया है। रिलीज द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर रिपोर्ट ये एक लॉन्च किया था। इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, देन इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जो बैंक क्रेडिट लिंकेज है प्रोवाइड करते हैं, ये अभी बढ़ गए हैं टू 18.32 लैक्स। ठीक है, जो 2015-16 में थे, और अब जाकर के ये 44.14 लाख के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक उसमें रिपोर्ट में चीज़ दी हुई है। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में है, ये भी इंक्रीज़ हो गया है टू 57.6। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 57.6। तो ये नंबर आपको आइडिया होना चाहिए कि अब 50 के ऊपर हो चुका है। पहले ये 48 था, 50 के ऊपर हो गया है। देन एक्सक्लूसिव वुमेन एसएचजीज इन बैंक लिंक्ड एसएचजीज हैव इंक्रीज। तो ये एक्सक्लूसिव जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी अब बढ़ गए हैं 88.92% से, अभी हो गए हैं 97.53%। इसके अलावा भी देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्स इन रूरल एरियाज़। तो जो ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है वो बढ़ गया है। पॉपुलेशन रूरल एरिया में अब कितना हो गया, 99% हो चुका है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसको हम मेंस में भी याद कर सकते हैं, और अगर प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि कितना बन चुका है अभी तक, कितना परसेंटेज हो चुके हैं, तो एक बार इसको भी एक बार देखते रहिएगा। ठीक है, देन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है अब इंडिया में कितनी हो चुकी है, 136.56 वॉट्स पर कैपिटा इन 2023-24। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इतनी पर कैपिटा है ये। ठीक है, वॉट्स पर कैपिटा। इसके अलावा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, ये डिक्लाइन हुई है 130 से, अब ये हो गया है 97। ठीक है, 97। तो इसको आप याद रखिएगा, 97 हो चुकी है अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 43 टू 32। ठीक है, देन नंबर ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स इंस्टॉल्ड हैज़ इंक्रीज टू 2447। ठीक है, 2447 ये हो चुका है 2024 में। देन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आई है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। पहली बात, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई। ओके, और इसको कौन रिलीज़ करता है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, मैंग्रोव का नाम सुनेंगे अगर आप, तो आप इसको बना लेंगे, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देन इसमें कुछ की हाईलाइट समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव्स हैं। तो मैंग्रोव्स इन द लक्षद्वीप आर्किपेलागो एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो लक्षद्वीप में और तमिलनाडु में जो मैंग्रोव्स हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, मतलब उस पर काफ़ी रिस्क है ड्यू टू हाई राइजिंग सी लेवल्स, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो मैंग्रोव्स हैं काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं। और रिपोर्ट ऑल्सो अंडरलाइन दैट मैंग्रोव्स ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू केरला इन द साउथ सदर पेनिनसुला आर वल्नरेबल टू कोलैप्स। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ बताया है कि जो गुजरात साइड में और केरला साइड में जो मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, गुजरात से केरला साइड में, ठीक है, जैसे अगर ये इंडिया है तो इस साइड में जितने भी मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे तो ये भी अभी वल्नरेबल से लेकर के कोलैप्स कैटेगरी में ये पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ पे मैंग्रोव्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, देन कन्वर्जन टू एक्वाकल्चर, ऑयल पाम प्लांटेशन, राइस कल्टिवेशन टुगेदर एक्सप्लेन 43% ऑफ मैंग्रोव लॉसेस बिटवीन 2000 टू 2020। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि
जो मैंग्रोव लॉसेस क्यों हो रहे हैं उसका कुछ बता रहा है कि कन्वर्जन टू एक्वाकल्चर इसकी वजह से, देन ऑयल पाम प्लांटेशन की वजह से और राइस कल्टीवेशन की वजह से जो मैंग्रोव्स के लॉसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, श्रिम्प एक्वाकल्चर इज़ अ मेजर ड्राइवर बिहाइंड द लॉस। ठीक है, तो ये कुछ लॉसेज आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव्स का जो लॉस क्यों हो रहा है, उसके कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं उसमें खतरा क्यों है। देन गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इम्प्रूव मैंग्रोव कवर, तो एक मिष्टी नाम का हम लोगों ने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको पूरा एक मेंस का आंसर ही मिल गया कि अगर मैंग्रोव्स के ऊपर कुछ भी आएगा तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे ये इस रिपोर्ट को आप सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए क्या क्या लिख सकते हैं कि 1.747 लाख स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में मैंग्रोव्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गुजरात केरला में भी वल्नरेबल से कोलैप्स पे है, और उसका आप रीज़न बता सकते हैं और उससे कुछ एफ़र्ट्स बता सकते हैं कि हमें इसमें किसको मतलब सॉल्व करने के क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। तो इसमें आप देखिए मैंग्रोव को हम लोग मिस्टी नाम के प्रोग्राम से कर रहे हैं जिसमें हम लोग को प्लांट करना है मैंग्रोव्स इन 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 11 स्टेट हैं इसमें और 2 यूटीज़ हैं। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंग्रोव के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन यूनेस्को डेजिग्नेट्स 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यूनेस्को ने अभी 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को किया है, और इसमें बेल्जियम और गैम्बिया, ठीक है, इसमें फ़र्स्ट टाइम ये यहाँ पे हो रहे हैं, एंड 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो बेल्जियम और गैम्बिया में पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा और 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें ऐड किए गए हैं। ओके, सो इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम द लिस्ट इंक्लूड्स 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व स्पैनिंग बेल्जियम एंड नीदरलैंड, इटली एंड स्लोवेनिया। ठीक है, तो ये एक हो गया और ये इटली और स्लोवेनिया वाला दूसरा हो गया। ओके, सो ये एक्चुअली कई अलग अलग कंट्रीज़ में है, तो आपको ये 11 के 11 तो नाम ये नहीं याद रखने हैं, लेकिन आप एक न्यूज़ आप याद रखिएगा क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ के बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो क्वेश्चन में नहीं बनते हैं, लेकिन जो अभी न्यूज़ में है जैसे कि बेल्जियम हो गया, गैम्बिया हो गया, यहाँ के फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो ये आप याद ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बाकी ये लिस्ट है, एक बार आप लिस्ट को ज़रूर पढ़िएगा। 11 हैं न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये देखिए आप गैम्बिया में है, इटली में है, कोलंबिया में है, डोमिनिकन रिपब्लिक, देन बेल्जियम, ठीक है, देन अगेंस्ट इटली, स्लोवेनिया, मंगोलिया, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्पेन एंड स्पेन। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको जानने वाली चीज़ ये है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, और इसमें से 12, ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से 12 को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है अंडर द MAB। MAB क्या होता है? MAB होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व होता है MAB। सो इसी प्रोग्राम के अंडर में ही यूनेस्को वर्ल्ड के सारे बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज़ करता है और उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा, और इसी के अंडर में 12 अभी रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं। देखिए, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे 12 हैं उसकी एक लिस्ट पढ़ लीजिए आप। वैसे आपने बायोस उसमें पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट भी होता है कि कौन से स्टेट में कौन सा है, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये अंडर MAB नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूरे 11 के 11 18 जो हैं ये लिस्ट में हैं, और जो नहीं है MAB के अंडर में उनका भी यहाँ पे दिया। वैसे ये हो गया आपका मानस, ये भी नहीं है, देबांग जो है ये भी नहीं है, कच्छ जो है गुजरात में ये भी नहीं है। ठीक है, और बाकी ये शेषाचलम आंध्र प्रदेश ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी से इसके सारे लिस्ट का नाम एक बार पढ़ लेते हैं और इसके स्टेट भी समझ लेते हैं। तो जो हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें एक पहला है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, देबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मानस आसाम में है, दिब्रू सैखोवा आसाम में है और ये भी MAB के अंडर में नहीं है। देन नॉकरेक है मेघालय में, पन्ना है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, अचानकमार अमरकंटक, ठीक है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। देन कच्छ गुजरात हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश,
अगस्त मलाया कर्नाटक और तमिलनाडु केरला में है। नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में है। और ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक है, तो ये नाम आपको एक बार याद होने चाहिए, सारे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये आपने स्टैटिक में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको इसको पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में बना दूंगा, जहाँ पे मैं सारे ये जो रिज़र्व है, बायोस्फीयर रिज़र्व, उसका एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो आपको जल्दी आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीति आयोग पैनल फॉर नेट ज़ीरो गोल। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेट ज़ीरो गोल है कि हमें जो नेट ज़ीरो इकॉनमी बनानी है वो है बाई 2070। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को टैकल करने के लिए और जो क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हमें नेट ज़ीरो का जो हमने टारगेट बनाया है 2070, तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए। ओके, तो नीति आयोग ने इसी के ऊपर कुछ पैनल बनाया है, तो ये आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अब एक बार आप देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि 2021 में इंडिया ने ज्वाइन किया है, मतलब ये टारगेट बनाने का, जो बाकी कंट्रीज़ भी ऐसे टारगेट बना रहे थे कि कब तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन इकॉनमी बनानी है, तो उसमें इंडिया ने भी कब से ज्वाइन किया है, 2021 से भी उसने भी, इंडिया ने भी टारगेट ईयर अपना सेट किया है। ठीक है, देन COP26 जो कि ग्लासगो इंडिया में हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने 5 pronged पंचमित्र क्लाइमेट एक्शन टारगेट रखा था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे कहा था कि नेट ज़ीरो टारगेट जो होगा 2070 में होगा, और US, UK, चाइना, ठीक है, इन सब नेशंस ने भी ऐसे ही कुछ किया था। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ की फोकस एरिया ऑन द वर्किंग ग्रुप्स फॉर्म बाय द नीति आयोग। तो नीति आयोग ने जो 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, तो उस पर इसी पे किस तरह से काम होगा, यही चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग चीता इन द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में है, तो एक बार जान लेते हैं कहाँ पे है। तो पहली चीज़ ये है मध्य प्रदेश में, और ये सेट टू बिकम द सेकेंड होम फॉर चीताज इन इंडिया आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। तो आपने पहले अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो कूनो नेशनल पार्क्स में चीता की पॉपुलेशन को दोबारा, मतलब इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। और वहाँ पे नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए थे और वहाँ पे प्लेस किया गया था। अब दूसरी जगह पे जहाँ पे चीताज को रखा जाएगा उसका नाम होगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके MP में है और ये राजस्थान से बॉर्डर कर रहा है, तो ये आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और इसमें कहा जा रहा है कि गांधी सागर जो है ये बेस्ट हैबिटेट फॉर द चीता बनेगा आफ्टर कूनो। ठीक है, तो चीताज या इस टाइप की जो पॉपुलेशन होते हैं, जानवरों की जो पॉपुलेशन होती है, ये किसी जगह पे सर्वाइव तभी कर पाती है जब उनको प्रॉपर हैबिटेट मिलता है, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो उनको जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो ये सब काम अभी कर रहे हैं फ़िलहाल, जो तो उनको लग रहा है कि गांधी सागर भी ऐसा होम बन सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस की क्या है एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक NGO है। ओके, सबसे पहली बात ये आपको याद रखना है, एक NGO है और इसी ने ये रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस। तो पहले आपका काम ये होगा कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस वाली जो रिपोर्ट है ये कौन इसको पब्लिश कर रहा है, तो ये कर रहा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि आपको अगेन मेंस में यूज़ होगा। सो इसमें आप मैं देख लेते एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि FAO जो है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कह रहा है कि द ग्लोबल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 13 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर टू 10 मिलियन पर ईयर, 10 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर। तो पहले 13 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट काटे जा रहे थे, अब ये 10 मिलियन हेक्टेयर्स काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 मिलियन हेक्टेयर्स अभी कम काटे जा रहे हैं हर साल। तो ये एक FAO ने ये रिपोर्ट निकाली है। तो अगर आपको कहीं डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कुछ अगर आपको आता है तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्रीलिम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल
नेगोशिएटिंग कमिटी ऑफ UNEA। तो UNEA क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एजेंसी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा UNEA, और इसकी 4th सेशन हुई थी अभी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, और ये कहाँ पे हुई है? ओटावा, कनाडा में, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन पहले आप समझ लीजिए। और इसके अलावा INC, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? INC 4, ओके। और INC 4 जो है, ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं टू बिल्ड अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन बाय द एंड ऑफ 2024 अंडर UNEA। तो अभी जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, इसके ऊपर कोई ग्लोबली कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना है, कोई ऐसा नेगोशिएशन नहीं हुआ है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये INC 4 का सेशन हुआ था, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ आप याद रखिए। और INC 5 कहाँ पे होगा? साउथ कोरिया में होगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में वैसे इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन आप कुछ भी चीज़ छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर इस बार पूरा फोकस करेंगे कि हमें इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें सही करने हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये कौन पब्लिश कर रहा है? पहली बार देखेंगे कि ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर इसको पब्लिश कर रहा है, ठीक। ये आप याद रखिएगा। देन इसमें क्या चीज़ लिखा है? इंडिया हैड द 3rd वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज़ इन 2023, ओके। ये आप याद रखेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी में। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिहार का जो बेगूसराय एरिया है, इमर्ज एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। वाइल दिल्ली वाज आइडेंटिफाइड एज द कैपिटल सिटी विद द पुअरेस्ट एयर क्वालिटी। तो दिल्ली को कैपिटल सिटी के उसमें लिस्ट में रखा गया है, पुअर एयर क्वालिटी में, और बिहार का जो बेगूसराय है उसको वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया रखा गया है, ओके। तो आप इसमें रैंक देख लीजिए, इंडिया की रैंक है 3rd, और पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनकी रैंक है, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ख़राब बात है कि हम लोग भी अभी भी पोल्यूशन के उसमें इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और 3rd रैंक पे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी रिपोर्ट वैसे रिपोर्ट्स जो होती हैं काफ़ी गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का उन्होंने मैट्रिक्स रखा है उसको पब्लिश करने में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आपको यही याद रखना है। और इसमें आपको किस बेसिस पे ये पोल्यूशन को काउंट किया जाता है? PM2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बेसिस पे आपको ये देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो अभी इंडिया का 54.4 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब एयर PM2.5 कंसंट्रेशन लेवल है, ठीक है। तो सिटी में देख लीजिए, जैसे कि सिटी में आ गया आपका बेगूसराय, ये इसका 118 एवरेज है। और फिर गुवाहाटी, फिर दिल्ली, मुलानपुर, लाहौर पाकिस्तान में है। तो ऊपर के टॉप 4 तो आपके इंडिया में ही हैं, मुलानपुर, इसके बाद लाहौर पाकिस्तान, और 6th नंबर पे है आपका न्यू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट इन मध्य प्रदेश, ओके। अच्छा, इसमें जो है ये सिटी वाइज है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, ओके, इन द वर्ल्ड है। और अगर आप सिर्फ कैपिटल के मामले में बात करेंगे तो दिल्ली जो होगा वो आइडेंटिफाइड एज द कैपिटल सिटी विद द पुअरेस्ट एयर क्वालिटी, ठीक है। तो ये आप दोनों इसमें याद रखिएगा। और अगर कंट्री वाइज आप कहेंगे, ओवरऑल कंट्री में बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट। तो ये LNG यूनिट कहाँ पे खुली है? स्मॉल स्केल मध्य प्रदेश में। ये आपका पहला इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो बस यही है, स्मॉल स्केल लिक्विफाइड LNG कहाँ पे अभी ओपन हुआ है? मध्य प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं TN शोर स्कीम, ठीक है। TN शोर स्कीम जो है ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट की स्कीम है, TN शोर। और ये जो शोर है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोस्टल रिसोर्सेज को रिस्टोर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। जो कोस्टल रिसोर्सेज होते हैं 14 डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ पे स्टार्ट होगी। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो शोर स्कीम है इसका क्या मतलब एम क्या है, और ये किस स्टेट से ये बिलोंग करती है। तो इसमें आप एक बार देख लीजिए, मेजर एम ऑफ द मिशन क्या है? टू इन्हांसमेंट ऑफ द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल प्रोटेक्शन, इंप्रूविंग लाइवलीहुड्स ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज़, पोल्यूशन कंट्रोल इन कोस्टल एरियाज़। ये इसके 4 मेजर एम हैं, ठीक है। देन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है फॉर 8 बीचेस। तो अभी इसमें देखिए किसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? कोवलम करके एक कोवलम इन चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कोवलम जो बीच है उसको मिला है
और इसके अलावा और भी बहुत सारे बीचेस हैं, जैसे कि देखिए मरीना है चेन्नई में, अरियामन है रामनाथपुरम में, कयालपट्टिनम ये टोटुकुडी में, कोडावलई विलई तिरुनेलवेली में, कामेश्वरम इन नागापट्टिनम। ठीक है, तो ये एक बार नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि इसमें आपको सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन आप कोवलम नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वो मतलब बीचेस होते हैं जिनकी काफ़ी अच्छे से काफ़ी सुंदर रहते हैं, काफ़ी साफ़ सफाई होती है वहाँ पे, तो उनको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ लॉन्च। ठीक है, तो ये अभी बात देख लीजिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या है। द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ ये रिपोर्ट है जो कि लॉन्च की गई है बाय द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ द वाइल्ड एनिमल, जिसको हम लोग बोलेंगे CMS। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, CMS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और ये फर्स्ट एवर है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। स्टेट ऑफ द वर्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़, तो जब भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात आएगी तब आप CMS का नाम याद रखेंगे। CMS जो कन्वेंशन होता है वो इसके ऊपर काम करती है, और ये यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी की एक ट्रीटी है। और ओके, सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं हम इसमें पढ़ेंगे हाइलाइट्स में, ये अगेन सारी चीज़ें जो है ये मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सीज़न चेंज में या होल ईयर में जो इधर से उधर जो ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ये अदरवाइज़ इसमें कुछ ज़्यादा या प्रीलिम्स में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन का नेचर देखिए किस टाइप का आता है। क्वेश्चन जो आते हैं काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड आते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स और इंडेक्स में सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की रैंक क्या आ गई, ठीक है, या फर्स्ट रैंक पे कौन है, कौन सा सिटी है, ये सब चीज़ें ही इसमें पूछते हैं। बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि जैसे कितनी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड है, तो 399 माइग्रेटरी स्पीशीज़ है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं, कभी नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया है, क्या है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव बनाया गया है टू बूस्ट कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन सेक्टर एंड एडवांस इट्स जॉइंट ग्लोबल गोल टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। तो अगेन ये ग्रीन फ्यूल से ही आप नाम समझ सकते हैं कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ये इसका कुछ काम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करेंगे, जो कि ग्रीन फ्यूल्स के जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, उसके ऊपर इसको काम करना है। ओके, और इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो 9 पायोनियर डैनिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। तो ये आप इतना इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये सारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि इसको पे काम कर रही हैं। GFAI इनिशिएटिव एज द फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, तो आप इसको बस स्किप कर सकते हैं। बस आप एक याद रखिएगा कि GFI अगर आपको ये आता है तो किस चीज़ से ये रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। ठीक है, तो ये आप ज़रूर एक बार देखिएगा कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि स्नो लेपर्ड एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है और ये बिग कैट्स में भी आता है स्नो लेपर्ड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो अभी देखिए स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, पॉपुलेशन ऑफ 718 इंडिया में स्नो लेपर्ड है, तो ये डेटा आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर एक्सरसाइज। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट मतलब जारी की है। और ओके, जिसमें स्टेट वाइज भी देख लीजिए कि लद्दाख में कितने हैं 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में इतने हैं, अरुणाचल में, सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में इतने हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स के बारे में आप ये आइडिया रखिएगा। लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, देन उत्तराखंड में, देन हिमाचल प्रदेश में, देन अरुणाचल में, फिर सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ओके, और इसमें यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है कि लद्दाख में कितने हैं 477। तो एक बार ये डेटा आप पढ़ के जाइएगा। अगर आप कहीं इसको नोट कर रहे हैं तो आप इसको एक
बार एक कॉपी में लिखते चले जाइए। नेक्स्ट आता है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ टू द UNFCCC, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग COP28 कहते हैं। और ये जो COP की मीटिंग्स होती हैं ये एनवायरनमेंट के पूरे एनवायरनमेंट का जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं उसमें आप समझ लीजिए कि ये बाइबल है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये जो COP28 है इसमें ये पहली बात हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था आपका दुबई, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा, ये होगा आपका अज़रबैजान में, ये भी याद रखिएगा। और COP30 कहाँ पे होगा, ये होगा ब्राज़ील में, ठीक है। तो अभी ये नवंबर दिसंबर में ही होने वाला है, तो इसके बारे में आप बस इसकी आपको डिटेल तो अभी नहीं पता चलेगी, एग्ज़ाम भी तब तक हो जाएंगे दिसंबर तक, तो ये आप इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। प्लेस आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया COP28, 29 और 30। तो COP28 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो COP28 दुबई एमिरेट्स में हुआ था, ये इसके जो 2023 में हुआ था, तो इसके ऊपर इसमें क्या क्या चीज़ें थी एक बार देख लेते हैं। तो लॉस एंड डैमेज नाम का एक चीज़ होता है, ये आपका कीवर्ड याद रखेंगे, लॉस एंड डैमेज। ये क्या चीज़ है कि जितना भी लॉसेज हुए हैं, डैमेजेस हुए हैं, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सॉ अ लैंडमार्क एग्रीमेंट टू सपोर्ट वल्नरेबल नेशंस फेसिंग द वर्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड याद रखिएगा, लॉस एंड डैमेज। देन एक आता है आपका क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट। क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट क्या है, प्रोग्रेस वॉज फाइनली मेड ऑन द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसमें $100 बिलियन का एक फंड बनाना है क्लाइमेट फाइनेंस मिटिगेशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए, ठीक है। तो ये 100 बिलियन वाला जो आपका आंकड़ा है ये आपका याद रखना है, और ये आप अभी तक वैसे अचीव नहीं हो पाया, यही चीज़ में लिखा हुआ है। और इसी के ऊपर बात हो रही है कि किस तरह से हम जो क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोग्राम्स चलते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसको किस तरह से हम लोग फाइनेंस करेंगे। तो अभी इसका जो टारगेट रखा गया है कि $100 बिलियन के पास हमारे पास फंड होना चाहिए इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट आता है हम लोग का ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट एंड फॉसिल फ्यूल। तो इसमें ये भी आप, ये जितने भी चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि इसके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। ओके, तो फिर इसके बाद आता है इंडिया लेड इनिशिएटिव एट COP28। तो इंडिया के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव हैं एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, ये इंडिया ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस जो है लेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में जो आता है, ये इंडिया ने लॉन्च किया था। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है एक बार देख लीजिएगा, इंडिया है, इजिप्ट है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान। एंड रिवर सिटीज़ ऑफ द हेग फ्रॉम नीदरलैंड, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड सोलनॉक फ्रॉम ऑफ हंगरी, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं और ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि इस पूरे अलायंस का पार्ट हैं, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो 11 कंट्रीज़ हैं ये हैं, और जहाँ पे ये रिवर सिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन है ये अब इसमें इंक्लूड किया गया है, ओके। देन आता है आपका ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो इन्होंने भी देखिए जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया था ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव COP28 के समिट में। और जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ये 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको 2023 में ही किया गया था। और देयर आर 2 मेन प्रायोरिटीज़ ऑफ द इनिशिएटिव। इसमें 2 प्रायोरिटीज़ होते हैं, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर और एफॉरेस्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में अगर पूछा जाए कि इसमें 2 प्रायोरिटीज़ कौन सी हैं, तो आपको ये बताना है, एक हो गया आपका वाटर कंजर्वेशन, एक हो गया आपका एफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो ग्रीन क्रेडिट्स होते हैं इसको आप सोल्ड कर सकते हैं ऑन द डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डीप डेप्थ में कभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये 3 इनिशिएटिव जो हैं, 2 इनिशिएटिव, एक हो गया आपका ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस और एक हो गया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इंडिया ने COP28 में स्टार्ट किया था, ओके।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। तो ये आप याद रखिएगा कि जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट यानी CAN ने इसको किया है, और ये आई थिंक पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्योंकि इसकी रैंक्स आती रहती है। तो इसमें आप चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया की रैंक है 7th क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और पिछले साल थी ये 8th पोजीशन पे। ठीक है, तो अभी हम लोग 7th पोजीशन पे आ गए हैं। और इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि टॉप 3 में किसी भी कंट्रीज़ को नहीं रखा गया है। ठीक है, 4 से ये स्टार्ट होता है और इसमें 4th नंबर पे रखा गया है डेनमार्क को। ये हमेशा से ऐसे रहा है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि कोई भी कंट्री अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है कि वो क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से निगेट कर दे। ठीक है, तो इसीलिए टॉप 3 में किसी भी कंट्रीज़ को नहीं रखा गया है। इसकी रैंकिंग शुरू होती है 4th से, और 7th नंबर पे है इंडिया। और अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए टॉप 3 आपका यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे इंडिया जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे इंडिया जो है 9th रैंक पे है, और एनर्जी यूज़ के मामले में इंडिया का जो है अगेन 10th रैंक पे है। टॉप 3 यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ये वाला डेटा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। ठीक है, तो ये वाला डेटा आप बस याद रखिएगा। 7th पे इंडिया है, 4th पे डेनमार्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14th एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लोग इसको बस पढ़ते चले जाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन इसमें किसने इसको रिलीज़ किया है। तो ये रिलीज़ होती है यूनेप के द्वारा। ठीक है, यूनेप के द्वारा ये एमिशन गैप रिपोर्ट होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप PCS के अलावा अगर आप IAS की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ब्रोकन रिकॉर्ड। ठीक है, टेम्परेचर्स हिट न्यू हाइज येट वुड फेल टू कट एमिशंस अगेन। ठीक है, तो ये टाइटल भी कभी ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार याद रखिएगा। और इसके अंदर में जो भी आंकड़ा है वो आपको आप स्किप कर सकते हैं, वो आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो इसमें आप एक चीज़ बस याद रखिएगा। देखिए 2022 में जो F गैसेस होते हैं, F गैसेस का मतलब होता है फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये ग्रू हुए हैं 5.5% से। मीथेन जो हुए हैं 1.8% से ग्रो हुए हैं, और N2O जो है वो 0.9% से ग्रो हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनके एमिशन के कारण ही क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मीना माता कन्वेंशन, जो कि मरकरी के ऊपर होता है। इसका COP5 हुआ है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और ये कहाँ पे हुआ है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। और इसमें प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट कौन था? क्लॉडिया सोरेना दुमित्री रोमानिया की हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें आप बस COP6 जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा? ये चिलियन प्रेसिडेंसी के अंडर में ये होगा, तो ये आप याद रखिएगा। अभी कहाँ पे हुआ है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। ओके, और ये मरकरी के ऊपर होता है। मरकरी जो पोल्यूशन होता है उसके ऊपर ये मीना माता कन्वेंशन होता है, तो इसके ऊपर आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि COP1 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जिनीवा में, 2017 से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये 2017 से अभी ये हम लोग डायरेक्ट इसको हमेशा करते आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो ये आप याद रखिएगा, जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट होता है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और ये समिट कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड नेशंस में इसको समिट हुआ था। और इसका एम क्या है? टू एक्सेलरेट एक्शन बाय गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, लोकल अथॉरिटीज़ एंड सिविल सोसाइटी एंड हियर फ्रॉम फर्स्ट मूवर्स एंड डूअर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये कुछ याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ, अगर है तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं। ठीक है, तो ये बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वनेडियम डिस्कवर्ड इन गुजरात। ठीक है, तो वनेडियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वनेडियम इज़ अ रेयर मेटल एंड की रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से इस वनेडियम का इस्तेमाल होता है, और रेयर मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, रेयर मेटल, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अभी लिथियम जो है कश्मीर में हुआ था,
डिस्कवरी हुआ था, अब ये गुजरात में भी इसकी डिस्कवरी हुई है। तो हम लोग अभी इसको ढूंढ रहे हैं कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे वनेडियम है, ठीक है। और इसमें आप देखिए मेटल हैज़ बीन फाउंड इन द सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम गल्फ ऑफ खम्बाट में मिला है, अरेबियन सी में मिला है, ऑफ अलांग इन गुजरात। और ब्राज़ील जो है इंडिया मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वनेडियम का, ठीक है। और रशिया एंड साउथ अफ्रीका सेकेंड और थर्ड नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्मार्ट सिटीज़ मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ हुई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एट द एनुअल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव इन इंदौर, ठीक है। तो ये अब याद रखिएगा ये रिपोर्ट कहाँ पे हुई है और किसने इसको की है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट जी ने की है, तो ये अभी आप याद रखिएगा। और कहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया है लॉन्च, इंदौर में किया गया है। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करता है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको करती है, और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट इसको करती है। तो जब सिटी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, मतलब याद क्या, ये एक बहुत ही जनरल ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, ओके। तो इस रिपोर्ट में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 100 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन के जो हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम, उसी के अंडर ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ है तो देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आप बस याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इसका भी फाइनल अप्रूवल अभी मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड मतलब इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अप्रूवल फाइनली मिल गया है। और ये राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने एक टाइगर रिजर्व पढ़ा था जो कि छत्तीसगढ़ में था, आप उसका नाम मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में करके क्या था। और ये एक याद रखिएगा, ये भी हो गया, ठीक है। तो अभी कंट्री में कितने टाइगर रिजर्व हैं, करेंटली 55 टाइगर रिजर्व हैं, और ये राजस्थान का है, धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये भाई ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद करके जाइएगा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये बेंगलुरु में हुआ है। और इसकी जो थीम थी एक पढ़ लीजिए, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन है जो आगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट्स में कुछ जो शॉर्ट न्यूज़ेज़ हैं वन लाइनर टाइप की, वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो लैंड स्लाइड्स आया था वेनाद यानी केरला में, तो ये आपको पता होगा कि कुछ साल पहले भी ऐसे ही लैंड स्लाइड्स वहाँ पे आए थे। तो ये कहाँ पे आया है, बस आपको इतना ही इसमें आइडिया रखना है कि केरला में ये आया था। और ये एक नेचुरल डिज़ास्टर, देखिए ना, वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर आकर इन केरला सिंस 2018 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद अब ये एक नया नेचुरल डिज़ास्टर बना हुआ है, मतलब हुआ है अभी रिसेंटली, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कहाँ पे हुआ है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, साइन कर दिया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट को। और ये कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन ग्लोबल डाइवर्सिटी, इसके ऊपर इसका काम होता है इन एरियाज़ बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। तो जो नेचुरल जुरिस्डिक्शन मतलब इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन जहाँ तक है, उसके अलावा उसके आगे कहाँ पे मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं उनके कहाँ से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर इसको साइन किया गया है, ओके। तो जो हाई सीज़ एरियाज़ होते हैं इन्हीं को कहा जाता है हाई सीज़ एरियाज़। मान लीजिए कि ये इंडिया की बाउंड्री है और इंडिया से कुछ नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये सीज़ होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग हाई सीज़। तो यहाँ पे जो आपको मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे जो पाई जाती हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ों पे यहाँ पे काम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में काम होता है, ठीक है। तो जो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, बस इतना ही अगर आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में तो आप उसमें एग्ज़ाम में कराएंगे, ठीक है। तो इसी को हाई सी एरियाज़ कहा जाता है बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन आर द ग्लोबल कॉमन्स, इसका नाम होता है ग्लोबल कॉमन्स ओशन। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये सबके लिए, सारे ग्लोबली जो हैं कंट्रीज़ उनके लिए कॉमन एरिया है, ओके। ओपन टू ऑल फॉर इंटरनेशनली लॉफुल पर्पस सच एज नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, लेइंग सबमरीन केबल्स, पाइपलाइन। तो ये सब के लिए अवेलेबल होता है, ये सब चीज़ें करने के लिए कि यहाँ पे आप सबमरीन केबल्स लगा सकते हैं, पाइपलाइंस लगवा सकते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये उसको हाई सीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन।
ओके, सो ये पहला है वर्ड का, तो इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? गोबी डेजर्ट, और ये कौन कर रहा है? चाइना में। ठीक है, तो बस इतना ही आप याद रखिएगा। द रिएक्टर विल यूज़ फ्यूल इनरिच्ड इन लेस देन 20% यूरेनियम 235 विथ थोरियम रिजर्व। ठीक है, तो आपको बस इतना ही चीज़ इसमें याद रखना है कि इसमें ये कहाँ पे है? गोबी डेजर्ट, चाइना में है। वर्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट, ये कहाँ पे है? ओपन हुआ है काकीनाडा में। ठीक है, काकीनाडा में एक नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट ओपन हुआ है। ओके, तो ये काकीनाडा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पे हुआ है हाइड्रोजन समिट। तो ये हुआ है आपका रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें कौन गया था हमारी तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गया था, मतलब कि जो मिनिस्ट्री था वो गए थे। और श्री भूपेंद्र एस भल्ला जी जो हैं मिनिस्टर, वो गए थे। इनाग्रेटेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ दिस, सॉरी ये सेक्रेटरी हैं मिस्टर श्री भूपेंद्र भल्ला, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो गए थे वहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट जो हमारा है 2024, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल्स हैं 2024 में, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स में एक बार देख लेते हैं। तो 2016 में ये पहले बार आया था, उसके बाद अब ये 2024 में अब आया है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि हैज़ इंट्रोड्यूस रूल्स दैट मेक इट हार्डर फॉर मेकर्स ऑफ द डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर टू लेबल सच प्रोडक्ट्स एज बायोडिग्रेडेबल, इंट्रोड्यूसिंग अ स्टिपुलेशन दैट दे मस्ट नॉट लीव एनी माइक्रो प्लास्टिक बिहाइंड। तो इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर कुछ काम हुआ है। जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल जब तक नहीं होंगे तब तक आप उसको नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर कुछ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री काम कर रही है, और यही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ये चीज़ लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये एक लॉ की तरह ही होते हैं, और ये लॉ जो होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, और ये कहाँ पे आएगा? पटना, बिहार में। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या होगा, मतलब किस चीज़ की स्टडी होगी? गैंजेटिक डॉल्फिन की। और जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। तो ये पहली है, इंडिया का पहला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिटी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो हर सिटी का अपना एक खुद का ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान होगा। तो जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग और बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो कि वो ज़ीरो कार्बन, मतलब उसका जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना फैलाए, इसलिए ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग का नाम रखा गया है। और नागपुर हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू टेक डिसाइसिव स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय लॉन्चिंग। तो नागपुर जो है ये पहला ऐसा सिटी बन गया है जिसने अभी ये ज़ीरो कार्बन एक्शन प्लान अभी लॉन्च किया है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है इंडिया का पहला फर्स्ट सिटी कौन बना है? नागपुर बना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वल्चर रेस्टोरेंट सेटअप इन झारखंड। तो एक वल्चर रेस्टोरेंट सेटअप हुआ है झारखंड में, कहाँ पे? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। ओके, और यहाँ पे क्या होगा एक बार देख लेते हैं। टू कंजर्व द फास्ट ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड स्पीशीज ड्यू टू रैम्पेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स इन द लाइव स्टॉक। तो आपको जैसे कि पता होगा कि वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम इसलिए हो गई थी क्योंकि जो वल्चर जिस भी लाइव स्टॉक्स के ऊपर जो फीड करते थे, जिनको वो खाते थे, ठीक है, तो उस लाइव स्टॉक में कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से जो लाइव स्टॉक में जो ड्रग्स जब आते थे तो ये वल्चर्स में आ जाते थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी। ओके, सो ये जो ड्रग है इसका नाम था डिक्लोफिनैक। ठीक है, डिक्लोफिनैक नाम का जो ड्रग यूज़ होता था लाइव स्टॉक्स में, उसकी वजह से वल्चर पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी। तो इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑयल ड्रिलिंग इन आसाम्स होलोंगपार गिबॉन सेंचुरी। ठीक है, तो ये ऑयल क्या लिखा हुआ है? अप्रूव किया है अभी असम गवर्नमेंट ने एक ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, कहाँ पे? होलोंगपार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय द वेदांता ग्रुप। ठीक है, तो वेदांता ग्रुप इसको अभी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है यहाँ पे। तो बस ये आपको इतना याद रखिएगा। और ये जो है मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये एक आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया है ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड इन द जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, तो ये चीज़ आप बस इसमें याद रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियाज़ फर्स्ट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रॉस एनवायरनमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आई थिंक आपको आइडिया होगा। तो इसमें उत्तराखंड became the first state in the country to assign monetary value to 4 of its natural resources, air, water, forest and soil। तो इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी मॉनेटरी मतलब वैल्यू असाइन की जाती है और उससे ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इसका किया जाता है। जैसे कि जीडीपी करते हैं वैसे ही आप ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा किस फार्मूले से इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 628 टाइगर्स डाइड इन इंडिया बिटवीन 2019 एंड 2019 टू 23। ये एनटीसीए की ऐसा रिपोर्ट आई है, तो बस आप एक नंबर आंकड़ा पता होना चाहिए, देख लीजिएगा। न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। तो पहली बात आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स कौन कर रहा है, यूनेस्को, ठीक है। तो आपको ऐसे याद तो नहीं रहेगा कि ये अचानक से, अगर आपने तुक्का भी मारा होगा तब भी आपको यूनेस्को से आप गलती कर देंगे। तो यूनेस्को आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ऐसी जगह पे एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मोरक्को में ये हुआ था और यहीं पे यूनेस्को ने इसको अभी लॉन्च किया है, ओके। और इसमें ये दिया हुआ है कि इंडिया में अबाउट 32% ऑफ द लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है और 25% इज़ अंडर गोइंग डिजर्टिफिकेशन और 25% जो है उस वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से और कुछ नेचुरल जो इरोजन होता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस पर कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने लैंड्स को फर्टाइल रखना है, अपने लैंड्स को बचाना है, बैरन होने से बचाना है, थार डेजर्ट होने से बचाना है, तो हमें उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायो ब्यूटेमेन पे। इंडिया प्लान्स टू प्रोड्यूस बायो ब्यूटेमेन फ्रॉम बायोमास टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स एंड टैकल स्टबल बर्निंग इशूज़ इन रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एक बायो ब्यूटेमेन जो है ये हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। कहाँ से, बायोमास से के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाएगा और हम लोग जो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग अभी कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, स्टबल बर्निंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जैसे कि जो बायो ब्यूटेमेन होता है डिराइव फ्रॉम द बायोमास और एग्रीकल्चर वेस्ट एमिंग टू रिड्यूस resilience on imports of this essential road construction material, ठीक है। तो और ये जो रोड कंस्ट्रक्शन में इसका काम इस्तेमाल होता है बायो ब्यूटेमेन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो जैसे हम लोगों ने अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ा, इसके बाद हम लोग का एक बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी है और इसमें क्या हुआ है, अभी अमेंडमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये हमें एक बार देख लेना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये अगेन ये किसने किया है रिलीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट होती है। और इसके पहले कब आई थी, 2022 में आई थी, अब 2024 में आई है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शैल फिक्स द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस फॉर ईपीआर, ठीक है। ईपीआर सर्टिफिकेट, जो ईपीआर एक सर्टिफिकेट होता है, इसको क्या नाम है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट। और इसका जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस है वो है 100% और 30% रिस्पेक्टिवली। मतलब हाईएस्ट आपका 100% है, लोएस्ट प्राइस कितना है 30% रिस्पेक्टिवली ऑफ द इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लाइवेबल, ठीक है। तो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वही उसको रिसाइकल करे, ठीक है। तो जैसे कि बैटरी अगर कोई कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है तो उसका ये काम होता है, मतलब उसका ये रोल है कि वो उसको वापस से ये रिसाइकल भी करें, ठीक है, वही कंपनी। तो इस यही ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो कंपनीज ऐसे करती हैं उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय होम, बाय सीपीसीबी, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका नमो 108। नमो 108 क्या है, ये एक न्यू लोटस का स्पीशीज़ है जिसमें 108 पेटल हैं और ये CSR NBRI ने इसको अभी न्यू वैरायटी लॉन्च की है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पे है, रिसेंटली द प्रिस्टाइन गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एडजेसेंट टू गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल इन ओडिशा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और इज बीन डिक्लेयर्ड एज द 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। तो ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है और ये 4th हो जाएगा ऑफ उड़ीसा,
ठीक है। तो उड़ीसा का ये फोर्थ हो जाएगा। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी होती है इंडिया की, उसमें हैज़ अ टोटल ऑफ 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो अभी हमारे इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं? 45 टोटल हैं, ठीक है। और इसको कौन मेंशन करता है, मतलब कौन इसको लोकेट करता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA। ओके, तो ये चीज़ें आपको इतनी मालूम होनी चाहिए। देन आता है फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है। तो आपको कहाँ पे हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। तो ये कौन से मतलब टाइगर रिजर्व में पाया जाएगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसका पाया जाता है। इट इज़ अ सोल हैबिटेट फॉर मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका CMS COP14। CMS COP14 क्या है? तो ये जो COP14 है CMS का, हैज़ बीन कंक्लूडेड इन समरकंद उज़्बेकिस्तान। तो ये उज़्बेकिस्तान में CMS की COP14 हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। समरकंद में पार्टीज एग्री टू अडॉप्ट लिस्टिंग प्रपोजल फॉर 14 माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो CMS मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ से रिलेटेड होती है। और इसकी अभी जो COP14 कहाँ पे हुई है? समरकंद उज़्बेकिस्तान में। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें 14 नए माइग्रेटरी स्पीशीज़ को ऐड किया गया है, ये जिसमें न्यूज़ है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट नीलगिरी ताड़। तो ये लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट कहाँ पे? एट चेन्नई, ठीक है। और नीलगिरी ताड़ जो है एक इसकी पॉपुलेशन को इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इसकी पॉपुलेशन मतलब कंट्रोल नहीं करना है, इसकी पॉपुलेशन को बचा के रखना है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये थ्रेट है, प्रॉक्सिमेट थ्रेट टू नीलगिरी ताड़। इसी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके हम लोग री इंट्रोड्यूस करेंगे टू नीलगिरी ताड़ टू देयर हिस्टोरिक हैबिटेट्स, ठीक है। तो हिस्टोरिक मतलब नीलगिरी ताड़ के ऊपर इसको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का ये एक प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु ने अभी इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की है, ये मतलब गवर्नमेंट की नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग IUCN रेड लिस्ट की, अभी अपडेटेड हुई है। तो IUCN रेड लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो वल्नरेबल और जो एक्सटेंट हो सकते हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, उन सब की एक लिस्ट होती है, जो अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए अभी रेड लिस्ट में कितने स्पीशीज़ हैं, कुछ इतने स्पीशीज़ हैं, आपको ये नंबर नहीं याद रखना है, ठीक है। और 44,000 कुछ हैं जो थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन है, ये भी आपको नंबर नहीं याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर स्पीशीज़। तो वर्ड्स फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो है इसमें ये आया है कि 25% जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं ये रिस्क पे हैं, आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन के उस पे हैं। तो बस ये अब चीज़ याद रखिएगा, 25% अभी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ये इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? FAO ने दी है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जैसे रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA एंड चाइना, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ का अगर आप फॉरेस्ट कवर मिला दें तो 54% ऑफ द टोटल वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका रशिया में हो जाएगा, देन ब्राज़ील में, कनाडा में, फिर USA में, ठीक है। तो ये डेटा आप ज़रूर पढ़िएगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी क्रोनोलॉजी में भी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा रशिया, देन ब्राज़ील, देन कनाडा, देन USA, देन चाइना। और इन टोटल का अगर आप फॉरेस्ट मिला देंगे तो 44% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया ये हो जाता है, ओके। और इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि 10 कंट्रीज़ में अभी एनुअल गेन्स मिले हैं फॉरेस्ट एरिया इन 2020, जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। इंडिया रैंक्ड थर्ड फॉर द एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट फ्रॉम 2010 टू 2020, ठीक है। तो अभी इंडिया में जो एवरेज जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें गेन पाया जा रहा है। तो ये चीज़ में दिया हुआ है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट सपोर्ट लाइवलीहुड्स ऑफ द अबाउट पीपल 275 मिलियन पीपल इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये दी हुई है कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं
वो अभी 275 मिलियन पीपल्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन रिलीज़ कर रहा है? फाओ रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसका छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस आप लिखते चले जाइए। और इस तरह से हम लोगों ने ये अभी जो इन्वायरमेंट की ये पूरी सीरीज़ है, इसको हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। अगर आपके इसमें से कोई डाउट्स होते हैं तो इसको आप ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को आप एक दो बार और देखिएगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो जब भी आप खाली टाइम पाएँ तो इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जब भी आप खाना पीना कर रहे हो तब आप उसको बस देखते चले जाइए, सुनते चले जाइए, आपको सारी चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी और माइंड में भी बना रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट इसमें सेक्शन करेंगे वो होगा पर्सनालिटी इन न्यूज़, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग उस पर भी पूरा फोकस करेंगे। और अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखा है तो उस पर एक बार आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपका एक कंटिन्यूएशन बना रहे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।